गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। इसका हम लोग आज पार्ट 3 अर्थात अंतिम भाग देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। प्यारे बच्चों, हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से भारत में निर्धनता का अनुमान लगाया गया है। हर एक प्रांत के अनुसार, हर एक राज्य के अनुसार किस प्रकार से भिन्न भिन्न राज्यों में निर्धनता की संख्या पाई जाती है, और साथ में हमने वैश्विक परिदृश्य पर भी एक नज़र डाली थी। आज हम लोग इस अध्याय में प्रमुख 3 बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं। पहला बिंदु जो है कि भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। दूसरा बिंदु है निर्धनता उन्मूलन के क्या उपाय या निर्धनता निरोधी उपायों पर चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है हमारे सामने भावी चुनौतियां कौन सी है, इस पर भी हम लोग विस्तृत प्रकाश डालेंगे। तो शुरू करते हैं भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों की चर्चा। प्यारे बच्चों, वैसे भारत में व्यापक निर्धनता के कारण है, बहुत कारण है, उसमें लगभग 10-11 कारण की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण है हम लोग देखने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक मतलब कि जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था, औपनिवेशिक शासन था, उस औपनिवेशिक शासन की कुछ नीतियों के कारण ही हमारे देश में कई सारे लोग निर्धनता में जी रहे थे या निर्धनता में चले गए। तो पहला कारण है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। अंग्रेजों ने, आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने केवल अपने फायदे के लिए भारतीय संसाधनों का उपयोग किया, न कि भारत के विकास के लिए उन्होंने उपयोग किया। कच्चा माल यहाँ से खरीदी करना और इंग्लैंड में ले जाकर वहाँ के कारखानों में पक्का माल बना के भारत में उसको बेचने का काम करते थे। और इस प्रकार से देश के विकास के बारे में, देश में औद्योगिक स्थापना या देश के कारीगर, शिल्पकार या अन्य समूहों को या शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई विशेष ध्यान अंग्रेजों ने नहीं दिया, और इसलिए भारत का जो आर्थिक विकास दर है बहुत ही निम्न स्तर था, जिसके कारण भारत में निर्धनता बढ़ी। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों से पारंपरिक हस्तशिल्पकारी एवं वस्त्र उद्योगों का पतन, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े हैं। अंग्रेज सरकार ने हमेशा जो उनकी नीतियां रही है वो अंग्रेजों के संरक्षण के लिए रही है, न कि भारतीयों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए उनकी नीतियां थी। हमेशा वो अपना ही आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के लिए नीतियां तय करते थे, व लागू करते थे। जैसे मैंने कहा कि कच्चा माल कम से कम कीमतों पर बेचने के लिए किसानों को मजबूर करना, किसानों से अधिक मात्रा में टैक्स कलेक्ट करना, या जो भी शिल्पकार थे, उद्योग थे, उस समय आप लोग जानते हैं भारत में कपड़ा उद्योग था, भारत के मसाले बहुत ही प्रसिद्ध थे। उसके बाद में भारत में लौह इस्पात उद्योग भी बहुत अधिक मात्रा में भारत में चलता था। तो ये जो हस्तशिल्पकारी जो पारंपरिक रूप से जो थे, अंग्रेजों नीतियों के कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया, वह इंग्लैंड में बने कारखानों के सस्ते वस्तुओं के सामने इनकी वस्तुएं टिक नहीं सकी, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, और ऐसे हस्तशिल्पकारी लोग, कारीगर लोग, दस्तकार लोग और वस्त्र उद्योग में लगे हुए लोग पूरी तरह से क्या हो गए, बेघर हो गए, निर्धन हो गए और बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। परिणाम स्वरूप वो निर्धनता में चले गए। आज़ादी से 1980 के दशक तक विकास की धीमी दर ने भी रोजगार और आय में वृद्धि दर गिरी। प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद 1947 के बाद में लगभग 1980 के दशक तक अगर हम लोग भारत पर एक नज़र डालते हैं तो भारत का जो विकास दर है बहुत ही धीमा रहा है, और परिणाम स्वरूप धीमे विकास दर के कारण न बहुत अधिक मात्रा में यहाँ औद्योगिक स्थापना हुई, और ना ही लोगों को कोई रोजगार के अधिक साधन मिले या बहुत अधिक मजदूरी उनको मिलती थी, जिसके कारण रोजगार और आय की वृद्धि दर गिर गई। मतलब लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हुए, और दूसरा जो भी रोजगार थे उसकी जो दर थी
मजदूरी थी, वेतन था, बहुत ही कम था, इसलिए उसके आय में भी वृद्धि नहीं हुई और परिणाम स्वरूप वो लोग निर्धनता में ही रहे। चौथा जो प्रमुख कारण है, जनसंख्या में वृद्धि। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत के जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही अधिक रहा है, लगभग 1981 तक जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ी है और परिणाम स्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देने में या उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार समर्थ नहीं रहा, क्योंकि हमारे देश का विकास दर ही बहुत ही धीमा था और परिणाम स्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या वाले लोग फिर से इसी निर्धनता में चले गए। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1960 के बाद में हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो और सिंचाई के क्षेत्र में ही बहुत सारे प्रयास किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही आप लोगों को कहा था मॉडर्न टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं, नदी घाटी परियोजनाओं को उन्होंने कहा था और उसकी दिशा में उन्होंने प्रयास भी किए थे, बड़े बड़े डैम भी बनाए थे। लेकिन मतलब एक तरफ सिंचाई का विकास हुआ और हरित क्रांति का विकास हुआ, लेकिन इनके जो प्रभाव है ये प्रभाव पूरे भारत में नहीं हुए। इनके प्रभाव केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रहे, उसमें भी पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उन्हीं प्रदेशों तक सीमित रहा, जहां पर लोगों की आय में वृद्धि हुई और वहां के लोग सधन हो गए। लेकिन अन्य देशों में, अन्य राज्यों में, भारत के अन्य राज्यों में हरित क्रांति का कोई अधिक प्रभाव नहीं रहा, वहाँ सफल नहीं हुआ और ना ही अन्य राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं का लाभ लोगों को मिला। परिणाम स्वरूप किसान जो है वो पूरी तरह से निर्धन ही रहे, उनके इनकम में, आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगारों का अभाव। आज़ादी के बाद में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर में नौकरियों में वृद्धि हुई, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सभी लोगों को, देश में सभी लोगों को, खासतौर पे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने में पूरी तरह से वो असफल रहे। नौकरियां कम थी और नौकरी पाने वालों की संख्या अधिक थी, इसलिए जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिली वो लोग निर्धनता में चले गए। रोजगार के अभाव में निम्न आय वाले काम को स्वीकृत करना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आमतौर पर ग्रामीण जब शहरों में जब औद्योगिक स्थापना हुई या नए नए रोजगार के अवसर निर्माण हो रहे, तो ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी जनता शहरों की ओर चली गई। लेकिन वहां जाने के बाद में पता चला कि उन्हें वो काम नहीं मिल पा रहे या अधिक मजदूरी वाले काम नहीं मिल पा रहे। परिणाम स्वरूप जब शहर में चले ही गए तो मजबूरी में वो कम वेतन पर काम करने लगे और कम आय होने के कारण वो अच्छे जगह नहीं रह सकते थे, इसलिए झुग्गी बस्तियों में वो रहने लगे, जहाँ पर गंदगी भरी और कई सारी चीज़ें थी और केवल पेट भरने तक वो कैसे भी, और वो काम भी अनियमित भी थे और आय भी कम थी। दोनों उसके एक प्रकार से नुकसान थे। आय भी कम मतलब बहुत कम मजदूरी, और अनियमित मतलब हर दिन काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, और परिणाम स्वरूप बेचारे मजबूरी में निम्न दरों पर वो काम करने लगे और उनकी आय जैसी की वैसी ही रही, अपना पेट भरना भी उन्हें मुश्किल हुआ। आज भी भारत में ये स्थिति बनी हुई है। तो परिणाम स्वरूप ये रोजगार के अभाव में निम्न आय वाले काम को स्वीकृत करे और बेचारे वो निम्न आय में रहे और निर्धनता में चले गए। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र की जो ये निर्धनता की जो अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धन लोग पाए जाते थे, अब ये शहर में चले गए, लेकिन शहरों में भी उन्हें काम नहीं मिला, तो एक शहरी बेरोजगारी, शहरी निर्धनता भी वहाँ पर पनपी। भूमि तथा अन्य संसाधनों का असमान वितरण, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण रीजन है या महत्वपूर्ण कॉज है कि भूमि और अन्य संसाधनों, भारत में आमतौर पर भूमि का जो वितरण है असमान है। हर एक राज्यों में कृषि योग्य या अन्य भूमि भी है, उसका वितरण असमान है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के पास भी उसका वितरण असमान है। कुछ जो लोग हैं उनके पास
बहुत अधिक जमीन है। हमने पिछले बार देखा था कि लगभग 60% लोग जो है, किसान जो है, वो एकदम आधे हेक्टर से भी कम, मतलब 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ तक ही ये लोग भूमि के मालिक है। तो ऐसे छोटे भूखंडों पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं लिया जा सकता है और ना ही उनके आय में वृद्धि हो सकती है, और इसीलिए ऐसे छोटे किसान हमेशा निर्धनता में ही जीते हैं, और इस प्रकार से ये एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। नौवां कारण है भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की उदासीनता। आमतौर पर यह माना जाता है, अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम अगर हम लोग अच्छी तरह से लागू करते हैं तो लगभग देश के मोर देन 50% जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता में जी रहे, वो पूरी तरह से हम लोग निर्धनता से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, उनके आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो भूमि सुधार कार्यक्रम में मुख्यतः जैसे चकबंदी जैसे कार्यक्रम, उनको सिंचाई की सुविधा, चकबंदी मतलब खेतों का जो आकार छोटा छोटा है, उन छोटे छोटे खेतों को हटाकर पूरे उस गांव के भूमि को एक सामुदायिक भूमि में फिर सभी लोगों द्वारा उसमें खेती की जाती है, जोता जाता है, जिसके कारण उत्पादन बढ़ता है और हर एक खेतों के चारों तरफ जो मेड़ बनाए जाते हैं वो मेड़ भी निकल जाते हैं, वो भूमि भी कृषि के अंतर्गत, फसलों के अंतर्गत आती है, इसलिए उत्पादन बढ़ता है। और भूमि का आकार बड़ा होने के कारण हम लोग अलग अलग तरीके से आधुनिक नकदी फसलें भी उसमें लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से नियोजन इस भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत था। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, अच्छी तरह से राज्य सरकारों ने इसको कार्यान्वित नहीं किया, और परिणाम स्वरूप ऐसे जो छोटे किसान थे, जो छोटे किसानों को पूरी तरह से उसका लाभ नहीं मिला और वो निर्धनता में ही रहे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भारत में ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, निर्धनता का भी एक कारण, कि हमारे देश में चाहे गरीब हो या छोटा किसान भी हो, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्व को वो इतना निभाता है कि उसके लिए वो कर्जा भी लेता है। जैसे शादी विवाह में इतना खर्चा कर, मतलब उसकी क्षमता न होने के बावजूद भी बहुत अधिक खर्चा करना, या कोई उत्सव त्योहारों में बहुत अधिक खर्चा करना। सांस्कृतिक कारण में आप लोग जानते हैं, जैसे धार्मिक अनुष्ठान करना, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रा पर जाना, पैसा नहीं है कर्जा लेके जाते हैं। अगर यही पैसा अगर वो लोग अपने खेतों पर बीज लेने के लिए, उर्वरक लेने के लिए, आधुनिक बीज लेने के लिए, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने के लिए, सिंचाई के लिए अगर करते हैं तो डेफिनेटली उसके आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन हमारे देश में ये एक धार्मिक और सामाजिक कारण जो है, ये एक निर्धनता के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। और लास्ट है ऋणग्रस्तता, ये कि बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में जितने भी किसान हैं वो अपने खेती करने के लिए साहूकारों से कर्जा लेते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, लेकिन उनके खेती में आप लोग जानते हैं कभी बारिश होती नहीं है, कभी बाढ़, कभी सूखा, या कभी कोई प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो ऐसे समय में उनको वो जो लिया हुआ कर्जा है वो देने में पूरी तरह से वो सक्षम नहीं होते हैं, और फिर दूसरे साल और उनको कर्जा लेना पड़ता है, और ये कर्जे का उनका जो ये सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं होता है और पूरी तरह से वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऋणग्रस्तता ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है निर्धनता के लिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये 11 कारण है जो भारत में सामान्यतः निर्धनता के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे निर्धनता निरोधी उपाय। प्यारे बच्चों, भारत ने वैसे निर्धनता उन्मूलन करने के लिए भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। मतलब भारत सरकार ने हमेशा शुरू से ही निर्धनता को खत्म करने के लिए, निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए अपने देश के जो राष्ट्रीय नीति है उस राष्ट्रीय नीति के तहत ही कई सारी रणनीतियां उन्होंने अपनाई, लेकिन वो पूर्ण रूप से हमें सफल नहीं हुए। लेकिन शुरू से ही भारत सरकार की ये रणनीति रही है कि निर्धनता को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, निर्धनता का उन्मूलन किया जाए। वर्तमान सरकार की भी निर्धनता निरोधी रणनीतियां 2 प्रकार की प्रमुख रणनीतियां हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1 पहली नीति है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, प्रमोशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरी नीति है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम।
इन दोनों की सिंपल, दोनों का जो कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं वो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप लोग जितनी भी उसमें अंदर योजना है उसको आप लोग लिख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना मतलब वेरी सिंपल, देश के आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना, देश का आर्थिक विकास करना, सभी क्षेत्र में विकास करना। और जब विकास होगा तो डेफिनेटली लोगों को रोजगार मिलेंगे, जब रोजगार मिलेंगे तो उनके आय में वृद्धि होगी, और उनके आय में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, और जब जीवन स्तर अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो लोग निर्धनता से बाहर आ जाएंगे। और इसीलिए पहला जो उनकी सरकार की नीति है कि देश के आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना, नंबर 1। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो आर्थिक समृद्धि से अगर हम लोग पूरी तरह से निर्धनता का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे देखिए नाम, उसका उसका मीनिंग ही देखिए उस रणनीति का, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित मतलब टारगेटेड, ऐसे लोग जो निर्धनता में जी रहे उनको आइडेंटिफाई करना, उनके क्षेत्र आइडेंटिफाई करना, या वो किस समूह के हैं, किस वर्ग से आते हैं, वो आइडेंटिफाई करके स्पेशल उनके लिए ही विशेष योजनाएं या विशेष कार्यक्रम बनाकर उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना, दैट इज द लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित मतलब टारगेटेड, टारगेटेड मतलब आइडेंटिफाई किए हुए, मतलब कौन से क्षेत्र में कौन से लोग निर्धनता में अधिक मात्रा में जी रहे, उन्हें वो कौन सी सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम बनाना, यानी कि लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना। प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या किया गया है। तो निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने का प्रयास वैसे 1950 से ही आरंभ किया, लेकिन 1980 तक कोई बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश का विकास नहीं हुआ। लगभग 30 साल में देश के आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में हम लोग सफल नहीं रहे, और इसलिए निर्धनता का अनुमान जो हमारा 50% था वो भी वैसा ही बना रहा। मतलब निर्धनता को हम लोग नहीं कम कर पाए, जो 50% लोग हमारे देश में निर्धनता में जी रहे वो उतने ही रहे। 1980 से 90 के दशक में भारत का आर्थिक वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। मतलब 1980 तक कोई आर्थिक वृद्धि दर नहीं बढ़ा, और इसीलिए हम लोग निर्धनता को कम करने में भी सफल नहीं हुए, जैसे कि वैसी ही निर्धनता रही। लेकिन 1980 से 90 के बीच में देश का आर्थिक वृद्धि दर बढ़ने लगा। जैसे 1970 में 3.5 था, जो बढ़कर 6% हो गया था, और अभी लगभग 2014 में भी आप लोगों ने देखा उसमें लगभग 6.5% और बाद में 7.5% का टारगेट भी रखा था, लेकिन अभी कोरोना के कारण वो संभव नहीं है। अभी तो आर्थिक वृद्धि दर और नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से ये आर्थिक वृद्धि दर विकसित हुआ, बढ़ा, जिसके कारण इस विकास की दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक समृद्धि निर्धनता को किस प्रकार कम करती है, देखिए प्यारे बच्चों, जब देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, आर्थिक दर में वृद्धि होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो वो किस प्रकार से निर्धनता कम करती है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 1, सबसे पहले आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक वृद्धि अवसरों को व्यापक बनाती है। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, अगर देश का आर्थिक विकास होता है तो जो निर्धन लोग होते हैं उन्हें कई सारे रोजगार के या अन्य खेती से जुड़े हुए या जो भी अन्य उनके साथ जो अवसर है वो अवसरों को व्यापक बनाते हैं, उनके लिए नए अवसर निर्माण करते हैं। मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करें। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्यारे बच्चों। देखिए, आर्थिक वृद्धि दर निर्धनों के लिए नए अवसरों का सृजन करती है या नए अवसरों का निर्माण करती है, नंबर 1। और दूसरा, मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। हम लोग सेकंड चैप्टर से ये पढ़ते आ रहे। मानव विकास मतलब होता है कि मानव पूंजी में निर्माण करना, यानी कि उन्हें उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सुविधा, मतलब शारीरिक और शैक्षिक दृष्टि से उसको मजबूत करना, यानी कि उन्हें एक प्रकार से हम लोग कुशलता प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रशिक्षण देना उन्हें, और एक स्किल पर्सन, मानव संसाधन का निर्माण करना। ये संभव होता है अगर पैसा है देश के पास
तो शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास हो सकता है और मानव पूंजी का हम निर्माण कर सकते हैं। तो एक तरफ अवसर निर्माण करते हैं, आर्थिक वृद्धि दर, और दूसरा जो है मानव विकास में निवेश किया जा सकता है और लोगों को नए संसाधन उपलब्ध किया जा सकता है। यह शिक्षा, जैसे देखिए, यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करके बच्चों को स्कूल भेजने में तथा स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने में सहायक हुई है। यद्यपि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों का लाभ निर्धन लोग नहीं उठा पाए, तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इसका पूरा लाभ हमारे निर्धन लोग नहीं ले पाए। इसके भी कई सारे कारण हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में समृद्धि दर अपेक्षा से बहुत कम होने के कारण इसका निर्धनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। प्यारे बच्चों, वैसे देखा जाए तो एक तरफ हमारा खासतौर पे औद्योगिक क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ही अधिक मात्रा में हमारा आर्थिक वृद्धि दर पाया गया, लेकिन कृषि क्षेत्र में इतना अधिक मात्रा में समृद्धि दर नहीं। इसका कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी है, इसलिए उसका आउटपुट हमें दिखता नहीं है। क्योंकि जहाँ 5 लोगों की आवश्यकता है वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जब पूरा प्रोडक्शन आएगा तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो पर हेड प्रोडक्शन गिर जाएगा। वही 5 लोग अगर 1,000 कमाते हैं तो पर हेड 5,000 हो जाएंगे, लेकिन 8 लोग अगर 5,000 कमाते हैं तो आप लोग जानते हैं कितना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कृषि क्षेत्र में इस आर्थिक समृद्धि का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धन लोग बहुत अधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो वैसे के वैसे ही रहे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि से निर्धनता को कम करने में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इन परिस्थितियों में लक्षित निरोधी कार्यक्रमों को स्पष्ट आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि दर के बहुत अधिक लाभ या बहुत अधिक फायदे नहीं मिले और इसलिए फिर सरकार ने अपनी दूसरी रणनीति तैयार की और वो दूसरी रणनीति थी टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी कि लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम या निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। यह ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाए गए। तो ये जो सारे कार्यक्रम हैं, ये सारी जो योजनाएं हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे निर्धनता को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ पहुंचे, और इसीलिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कार्यक्रम हैं। तो सबसे पहला जो आप लोग बहुत अधिक परिचित है, हमारे देश में बहुत अधिक चर्चा होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 में इसको बनाया गया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक योजना मानी जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, जो आज भी चल रही है। इस योजना का उद्देश्य देखिए प्यारे बच्चों, जो हम लोग ये योजनाएं देख रहे हैं, इन योजनाओं पर एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% आता है। मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जाते हैं और बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं। 1-2 योजनाओं के लिए स्पेशल पूछी जाएगी, उनकी विशेषताओं के लिए या उनके उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से कौन से ईयर में उसको लागू किया गया, और इसीलिए मैंने पूरे इसकी विशेषताएं लिखी है। उसको अच्छी तरह से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस योजना का जो उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों तक उपलब्ध कराए। तो गांव में जो निर्धन लोग हैं उनकी आजीविका सुरक्षित, मतलब उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं ताकि वो लोग अपनी आजीविका यानी कि अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके, और इसके लिए कम से कम 100 दिनों तक उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना, इसकी गारंटी सरकार की ओर से दी गई और इसलिए नाम है उसका है गारंटी एक्ट। दूसरा उद्देश्य है इसका सतत विकास में मदद करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो नई धारणा अभी विकसित हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर एक देश ने इसको लागू भी किया गया है और जो आवश्यक भी है। तो इसका दूसरा उद्देश्य है सतत विकास में मदद करना, जैसे जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, जैसे सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा सके। अब आप बोलेंगे कि सर इसका क्या संबंध है इस योजना से? वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत जो लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जाता है, उस रोजगार में ऐसे ही रोजगार के अवसर या काम दिए जाते हैं जो भूमि से संबंधित हो, जिससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। जैसे सूखा अगर वहाँ होता है तो वहाँ पर चेक डैम बनाए जाते हैं या तालाब को
और गहराई बनाया जाता है, नदी पर कुछ बंधारे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से वनों में भी, वनों की सुरक्षा के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे काम चलाए जाते हैं और जिनमें गांव को लोगों को वहाँ पर काम दिया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ लगाने का काम है या वाल बनाने का काम है नदियों में। इस प्रकार के कई सारे ऐसे जो काम हैं उससे रिलेटेड दिए जाते हैं। और इसीलिए इसीलिए इससे दोनों, एक तो सतत पोषणीय विकास भी होता है और दूसरी तरफ भूमि का भी संरक्षण होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है और उनके आय में वृद्धि होती है। इस योजना में 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए, इसका प्रावधान है इस एक्ट में। इस योजना के अंतर्गत लगभग 4.78 करोड़ परिवार को काम दिया गया है। 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराए गए। 220 करोड़ मतलब होता है ये जो परिवार के इतने सदस्य हैं उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना आ जाता है, तो उस हिसाब से वो है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के महिलाओं का हिस्सा देखिए क्रमशः 23% है अनुसूचित जाति का, उसके बाद में जनजाति का 17% है एवं 53%। इस प्रकार से ये इसका हिस्सा है महिलाओं का। रोजगार औसतन, इसमें OBC चाहिए, उसमें रोजगार औसतन जो रोजगार है 65 रुपये था पहले जब 2006-07 में, बाद में बढ़ाकर 113-14 में 132 और वर्तमान समय में 2020-21 में 202 रुपये दिया जाता है पर डे। लेकिन हर एक राज्यों में इसकी भी जो है मूल्य है अलग अलग है, कुछ जगह 196 है, कई जगह 184 है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिया जाता है। महाराष्ट्र में 202 है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार, देखिए इस केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बनाएगा, मतलब वहां पर पैसा जमा रखेगा, और राज्य सरकार भी एक अपना रोजगार गारंटी कोष स्थापित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करे, इनका बाय रजिस्टर्ड किया जाता है, इनको एक कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है इस योजना का, और पूरा वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो 15 दिन के भीतर अगर उसे काम नहीं मिलता है तो उसे दैनिक बेरोजगार भत्ता का वो हकदार होगा, यानी कि सरकार अगर उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उतने दिनों का उन्हें रोजगार भत्ता देने पड़ेगा, जो भी तय किया गया है सरकार ने उसके आधार पर। अब हम देखेंगे दूसरी योजना। तो ये थी हमारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम है या स्कीम है, इसके ऊपर हर बार पूछा जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये एक दूसरी नीति या दूसरी योजना सरकार ने ये लागू की है। यह योजना 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया है। देखिए 150 सबसे पिछड़े जिले, ये है लक्षित, टारगेटेड, मतलब पहले आइडेंटिफाई किया कि देश के कौन से सबसे पिछड़े इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर वहां पर योजना शुरू की। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। सामान्यतः गांव के लोग जो सामान्यतः अशिक्षित होते हैं और जो शारीरिक श्रम वाले काम करना चाहते हैं और उन्हें काम की आवश्यकता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये राष्ट्रीय काम के बदले अनाज का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसमें मुख्यतः अकुशल कामगार होते हैं या श्रमिक होते हैं। अकुशल मतलब जिसमें कोई स्किल नहीं होता है, मतलब कोई प्रशिक्षण या शिक्षा विशेष ज्ञान नहीं होता है किसी विशेष चीज का। इस योजना के कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषीय कार्यक्रम के रूप में किया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये कंप्लीटली केंद्र सरकार इसको लागू करता है। केंद्र सरकार क्या करती है कि उनके पास जो भी बफर स्टॉक में, उनके जो स्टॉक में जो क्या कहते हैं हम लोग खाद्य सुरक्षा में जितना भी खाद्यान्न होता है वो हर एक राज्यों में उनकी संख्या के अनुसार उतना खाद्यान्न या अनाज मुहैया कराती है और फिर राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उनको वो उतना खाद्यान्न देती है। इस योजना के कार्यान्वयन जो है, मतलब राज्य सरकार को इसमें निःशुल्क
करना है। एक बार NRIGA मतलब वही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है वही है मनरेगा, जिसे शॉर्ट में कहते हैं। तो मनरेगा में एक बार अगर वहाँ मनरेगा उस राज्य ने लागू किया तो फिर उस काम के बदले अनाज, उसको ही कहते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है और उन्हें वो फूड उपलब्ध कराया जाता है। तीसरी जो है योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना मानी जाती है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया है। उस समय PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो शिक्षित बेरोजगार है, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे युवाओं के लिए स्वयं कोई अपना व्यवसाय स्थापित करे, इसके लिए सरकार की ओर से आर्थिक तथा अन्य मदद दी जाती है, सहायता की जाती है। दैट इज द प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें मुख्यतः लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता, आर्थिक व तथा अन्य, जैसे उनके लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उनको भूमि भी दी जाती है। और छोटे मोटे व्यवसाय, इसमें खासतौर पे जो स्किल पर्सन लोग होते हैं वो खासतौर पे इस प्रकार के व्यवसाय शुरू करते हैं। और जैसे किराना दुकान लगाना है या किसी को अन्य काम भी करना है, छोटे मोटे साइकिल का दुकान डालना है, ऐसे लोगों को ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जाती है, यानी कि ऋण उपलब्ध किया जाता है और बाद में उन्हें कुछ अन्य मदद भी दी जाती है। इसके बाद में चौथी जो योजना है ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार अवसर सृजन करना है। 10वीं पंचवार्षिक योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य रखा गया था, एक्चुअल में उतना नहीं दे पाए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक योजना मानी जाती है। इस योजना का आरंभ 1999 में किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह, जिस आप लोगों ने बचत गट का नाम सुने होंगे, वो बचत गट यानी ये स्वयं सहायता समूह है। तो वो बचत गट गांव-गांव में स्थापित किए जाते हैं। वो लोग कुछ अपना शेयर 50 रुपये पर मंथ, 25 रुपये पर मंथ, जैसे उनकी आय है उसके हिसाब से वो इकट्ठा करते हैं, बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं और हर महीने वो अपना शेयर वहाँ जमा करते हैं। और जितना शेयर जमा होगा उससे लगभग कुछ मात्रा में सरकार की ओर से उन्हें मदद मिलती है और फिर अपना शेयर और वो सरकार द्वारा दिया गया शेयर से वो लोग बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग कर सकते हैं। आज भारत में कई सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग जैसे पापड़ बनाना, छोटे छोटे लघु उद्योग बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ महिलाओं ने ऐसे थ्रेशर मशीन ले लिया और स्वयं थ्रेशर मशीन चलाते हैं और उससे वो अपना आय बढ़ा रहे, इनकम बढ़ा रहे। तो इस प्रकार से गांव में छोटे मोटे उद्योग करते हैं। जैसे शहरों में कुछ त्यौहार आते हैं, उस समय गांव के लोग महिलाएं, कुछ ये जो स्वयं सहायता समूह वाले, कुछ जो है आपके क्या कहते हैं आप लोग, फूड के जो आइटम है वो बनाते हैं और वहाँ जाके बेचते हैं। कई सारे ऐसे चीज़ें आज लोग कर रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन अपने 10-15 लोग मिस्त्री मिला के एक अपना स्वयं सहायता समूह स्थापित करते हैं, वो लोग एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। सरकार उन्हें बैंक द्वारा लोन देती है जो बहुत ही कम ब्याज दर पर होता है। तो इस प्रकार से ये है आपका ग्राम जयंती, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये महत्वपूर्ण एक क्या कहेंगे निर्धनता कम करने में भारत में एक मील का पत्थर साबित हुई है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना और इसके साथ एक अन्नपूर्णा योजना भी चला जाती है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब लोग जो है उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2 रुपये किलो गेहूं व 3 रुपये किलो चावल की दर से कुल 35 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। ध्यान दीजिए, वैसे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए APL वालों को भी मिलता है, लेकिन उनके लिए कीमत अधिक होती है। BPL वालों के लिए कीमत अलग होती है। BPL से भी ये नीचे होते अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है गरीबों में भी एकदम गरीब,
दयनीय ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 35 किलो भोजन, वो भी बहुत ही नाममात्र मूल्य पर, लगभग 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल के रूप में उनको 35 किलो भोजन उपलब्ध किया जाता है। यह योजना 2000 से शुरू की गई है। इसके साथ में एक और नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा योजना। यह अन्नपूर्णा योजना किसके लिए? जो दीन वरिष्ठ नागरिक है, दीन मतलब गरीब, दीन वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए निःशुल्क 10 किलो पर व्यक्ति हर महीने के लिए राशन इसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। उसको कहते हैं अन्नपूर्णा योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना, इस योजना का आरंभ 2000 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय यानी कि लोगों को घर उपलब्ध कराना, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके कारण ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में इसको लागू किया गया था और बहुत अच्छी योजना मानी जाती है ये, क्योंकि इसके कारण आज हर गांव में सड़क बने हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, प्राथमिक केंद्र स्कूल बने हैं, लोगों को घर उपलब्ध किया जाता है। और जैसे महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं ग्राम स्वराज योजना, जिसमें पेयजल, स्वच्छ पेयजल के लिए टैंक बनाए गए हैं और विद्युतीकरण, हर गांव में बिजली पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके कारण लोगों को रोजगार मिला है और ये सीधे तौर पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसके लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करते हैं और राज्य सरकार फिर इन कामों को अपने राज्यों में कराती है। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के परिणाम क्या हुए? देखिए, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम में मिले जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभाव होने का एक मुख्य कारण है उचित कार्यान्वयन व सही लक्ष्य। यह आपको पूछा जाता है कि लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम में हमें पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हुए? वैसे इसमें मिली जुली है, मतलब कुछ हद तक तो हम कम हुए, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म करने में हम लोग इसमें सफल नहीं हुए। इसका मुख्य कारण है कि इन सभी योजनाओं को लागू करने के प्रॉपर तरीके नहीं है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और इसीलिए इस लक्ष्य को हम लोग निर्धारित नहीं कर पाए, निश्चित नहीं। कुछ योजनाएं जो परस्पर व्यापी है, मतलब एक दूसरे से मिली है, ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं, तो इसके कारण भी अच्छी नीयत के बावजूद भी इन योजनाओं के लाभ उन पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के कुछ वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया। उचित परिवीक्षण का अर्थ होता है मॉनिटरिंग। हमने देखा मुख्य दोष क्या है इसमें? प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरा, ये जो योजनाएं ओवरलैपिंग है, परस्पर व्यापी है, इसकी विशेषताएं उसमें मिली है, इसके मिली है, इसलिए सभी योजनाओं के लाभ सभी लोग नहीं ले पाते, ये एक है। और इसके कारण सरकार ने ये देखा है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि हर वो निर्धन व्यक्ति है वहाँ तक, उस व्यक्ति तक इस योजना के लाभ पहुंचना चाहिए। ये मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है। निर्धनता उन्मूलन की भावी चुनौतियां क्या है? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता निर्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। मतलब अभी भी हमारे लिए एक चुनौती है। हाँ, हालांकि उसका प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए एक चुनौती बनकर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है, ये एक चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी असमानता है और अलग अलग राज्यों में भी निर्धनता। हमने देखा कि देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में किस प्रकार से अधिक मात्रा में ये निर्धनता पाई जाती है, जो राष्ट्रीय अनुपात से भी अधिक है, लगभग 37 और लगभग 33% दोनों राज्यों में है। कुछ सामाजिक व आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक अछूत थे, जैसे हम लोगों ने देखा स्पेशली हमारे देश में एसटी और एससी, ये जो सामाजिक समूह है, इसमें भी निर्धनता अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि समाज का उनके प्रति जो भेदभाव या अन्य बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक सामाजिक कारण है जिसके कारण वो निर्धनता में जी रहे, भूमिहीन लोग हैं वो। इसके अलावा शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, आवास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार गारंटी, लैंगिक समानता को स्थापित करने के हमारे सामने अनेक चुनौती। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है प्यारे बच्चों, कि आज भी हम लोग पूर्ण रूप से निर्धनता का उन्मूलन नहीं कर पाए। इसका प्रमुख कारण है भारत में उचित शिक्षा का विस्तार नहीं हो पाया। अभी भी वो जो गांव के लोग हैं, अभी भी जो अनुसूचित जाति जनजाति या गांव में रहने वाले लोग हैं, सभी लोगों को शिक्षा के पूरे लाभ नहीं मिले हैं। नंबर 1, सभी लोगों को अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
सभी लोगों को रहने के लिए अच्छा घर नहीं, जब रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, तो क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अगर स्कूल भी होगी तो उनके लिए आवास नहीं है, पेट भर भोजन नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सामाजिक सुरक्षा मतलब समाज में उनको सम्मान नहीं है, समाज का उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण नज़रिया बहुत ही निम्न स्तर का होता है, हर समय उनके भेदभाव के साथ देखा जाता है, हर समय उनके साथ जो है रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण भेदभाव के शिकार बन जाते हैं। रोजगार की गारंटी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है। लैंगिक समानता नहीं है, जैसे स्त्री और पुरुषों को, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, कम मजदूरी दी जाती है। तो ये सभी, ये जो है, ये सभी चीज़ स्थापित करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन इन को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन उपायों को, निर्धनता उन्मूलन के लिए हम लोग को भविष्य के लिए कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए? वैसे वो तो 3 लिख ही सकते हैं आप लोग, जैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, वो तो योजनाओं को चालू रखना ही है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके बाद में मॉनिटरिंग करना है और ओवरलैपिंग को कम करना है। वर्तमान में यह आशा व्यक्त की जा रही है कि अगले 10 से 15 वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति होगी और इसके लिए निम्नलिखित उपाय करना आवश्यक है। नंबर 1, सबसे पहले उच्च आर्थिक समृद्धि, मतलब देश का आर्थिक वृद्धि दर को हमें बढ़ाना है, तब जाके हम लोग मानव संसाधन के विकास के संसाधनों का निर्माण करने के लिए निवेश कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, सार्वजनिक निशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। ये तो सरकार की पॉलिसी है ही, लेकिन अभी भी पूर्ण लोगों तक ये पहुंचा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि को कम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी भी हमारी सरकार इसके प्रति बहुत ही अधिक गंभीर नहीं है। उसके लिए कई सारे राजनीतिक एवं धार्मिक कारण हैं, उसकी हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। महिलाओं और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों में बढ़ते सशक्ति के कारण संभव हो सकता है, मतलब खासतौर पे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी महिलाओं में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों की महिलाओं को सशक्त करना, उनका आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास करना, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये करके हम लोग निर्धनता कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये माफ़ कीजिए, ये भाग जो हम यही समाप्त करते हैं। भारत में निर्धन चैप्टर ही यहाँ समाप्त हुआ है। प्रमुख जो प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। भारत में निर्धनता उन्मूलन में आर्थिक समृद्धि किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है? निर्धनता उन्मूलन के लिए शुरू किए गए लक्षित कार्यक्रमों का वर्णन करो। निर्धनता निरोधी उपायों की खामियां लिखो। भारत में निर्धनता उन्मूलन में कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी है और निर्धनता उन्मूलन के लिए भविष्य में किन उपायों पर जोर देना चाहिए? इन्हीं बिंदुओं के साथ हम लोग यही रुकते हैं। कल मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।